पाकिस्तान से सालाना तौर पे 40% आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स बाहर मूव कर रहे हैं। जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। अब लोग ये ना सोचे कि ये काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो देखें ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हम क्या करें। अच्छा, आप जो ये एम लेकर चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 बहुत ही सिंपल है और वो 5 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में देखा जाता है अक्सर एनजीओ ब्लैक मनी को वाइट कर रही है। हमास फाउंडेशन का जो जितना भी सेटअप है ना वो पब्लिक है। हमास फाउंडेशन जो अपने एंड से काम कर रहा है, आपकी नज़र में पाकिस्तान में आपके अलावा और ऐसा कौन सा इदारा है जो इस तरीके से सर्व कर रहा है? पाकिस्तान से सालाना तौर पे 40% आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स बाहर मूव कर रहे हैं। जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। क्या कभी ये दौर आएगा कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग मूव कर रहे हैं? ये सिर्फ डॉक्टर्स की फील्ड में नहीं हो रहा, ये ऑल ओवर पाकिस्तान आप देखेंगे जो भी स्किल्ड वर्कर है जिसने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली है वो कोशिश कर रहा है कि मैं एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए किसी और मुल्क में जाऊं, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये है कि पाकिस्तान में जब वो टैक्स दे रहे हैं ना उन्हें कोई फूड सिक्योरिटी है उनकी, इसके अलावा ना उनके कोई जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, सड़कें ठीक नहीं है, बुरा हाल है, रुपया दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है। ज़ाहिर बाहर जाके कमाएंगे, अपनी फैमिली को पाउंड्स डॉलर या यूरो में सपोर्ट कर सकते हैं। मसला ये नहीं है कि इस वक्त हमें ये पकड़नी चाहिए बात कि इस चीज़ का हल क्या है, क्यों वो लोग बाहर होने पे मजबूर हो रहे हैं और इस मसाइल का हल क्या है और एज अ नेशन हम उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। अब लोग ये ना सोचे कि ये काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो देखें ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हम क्या करें। क्या एज अ नेशन हम अपना रोल फुलफ़िल कर रहे हैं? इसका जवाब है कि हम नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे होते तो जो लोग बाहर जा रहे हैं अच्छी बात है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे रहकर भी अपना रोल प्ले कर सकते थे और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा लेते सही वक्त पर, अभी भी कोई पानी सर से नहीं गुजर गया, अभी भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। पाकिस्तान में जो मेडिकल का निज़ाम अगर आप देखें, शायद अर्बन एरियाज़ में तो आपको मिल जाता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में, लेकिन जैसे ही आप ज़रा अंदरून की तरफ जाएंगे, इंटीरियर जाएंगे या आप बलूचिस्तान के उन एरियाज़ में जाएंगे या इंटीरियर सिंध जाएंगे, KPK में आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि बलूचिस्तान में लोग पिछले दिनों जब हमारा जाना हुआ तो एक पैनाडोल का पत्ता लेने के लिए 8 से 10 किलोमीटर सफ़र करते हैं। यही हाल सिंध में है, ना वहाँ सड़कें हैं आपके पास, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपकी कोई जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। फिर अगर आप बीमार हो जाएं तो अक्सर ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे कि वो एक मैयत को, एम्बुलेंसेस भी नहीं है, मैयत को लेके गधा गाड़ी पे या किसी से गाड़ी उधार लेके किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके वो मैयतों को जो है ना कब्रिस्तान तक लेकर जा रहे होते हैं। तो ये हाल है हमारी मेडिकल की फैसिलिटीज़ का। अब हमाद फाउंडेशन इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? हमाद फाउंडेशन जो अपना मेडिकल कॉम्प्लेक्स चला रही है कराची में, जहाँ 50 रुपीज़ में OPD मेडिसिन, ड्रिप, इंजेक्शन सब कुछ लग रहा है सफ़ेद पुश लोगों को। इसके अलावा 100 रुपये के अंदर आप समझ लें चश्मा दिया जा रहा है मुस्तहिक सफ़ेद पुश लोगों को, 100 रुपये में अल्ट्रासाउंड हो रहा है और 100 रुपये में आई चेकअप हो रहा है। फिजियोथेरेपी और लेबॉर्ट्री भी इंशाल्लाह यहाँ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा मकसद जो है वो एक आला इलाज फराम करना है लोगों को और हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकेंडली हम इसमें क्या जो इंशाल्लाह करने वाले हैं आगे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे कि हम एक वहाँ पे इरादा किया, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर इसमें हमारी मदद करेंगे कि हम वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ हर किस्म का इलाज हम ये कोशिश करने वाले हैं कि फ्री होगा। अभी उसका मास्टर प्लान अंडर प्रोसेस है, जैसे ही इंशाल्लाह वो मास्टर प्लान रेडी होगा हम वो लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और इसको पब्लिक करेंगे। अच्छा, आप जो ये एम लेकर चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, एक आसान ज़बान में और सादा अल्फाज में समझाइए, आम नाजरीन भी समझ सकें कि ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 बहुत ही सिंपल है और वो 5 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला स्टेप उसके अंदर है वुमेन एम्पावरमेंट। ख़वातीन को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है कि हज़रत खदीजा इस्लाम लाने वाली पहली खातून थी जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन किया। इससे ये बात साबित हो गई कि किसी भी बड़े मकसद को, उस अजीम मकसद तक पहुँचने के लिए उसकी बेस वुमेन्स है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसके अंदर है आपका यूथ एम्पावरमेंट। यूथ हमारी डिसाइड करेगी क्या हम सुपर पावर बनना चाहते हैं अगले 20-25 साल में, या हम सुपर पावर से दब के रहना चाहते हैं जो कि हम 75-76 सालों से रह रहे हैं, 77 सालों से। तीसरी चीज़ इसमें है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्या वाकई हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचें? अगर इसका जवाब हाँ में है तो आप बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ अपना सोचेंगे और दूसरों को छोड़ देंगे तो ये मुल्क एज अ कलेक्टिव कभी आप इस मुल्क को तरक्की नहीं दिला सकते। इसमें चौथी चीज़ है आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाएँ एहतजाज पे टायर जला दें और लोगों को जो है ना उनकी ज़िंदगी अजाब कर दें, रोड पे धरना दे दें। पॉलिटिकल अवेयरनेस का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको पता हो कि माफिया से कैसे लड़ना है, आपको अपने हकूक़ पता हो, आपको पता हो कि अगर मुझे एक पुलिस वाला रोकता है हमने उससे किस तरह बात करनी है, एक कोई आपको माफिया मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो आपने उससे किस तरह डील करना है। अपने अगर आपको हुकूक पता चल गए तो आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस के स्टेप को भी अबूर कर लिया। लास्ट जो 5वां स्टेप है इसके अंदर वो है क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है जो क्लाइमेट की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इसका हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, जो हमारी 1 मिलियन प्लांट्स कैंपेन है। दरख्त लगाने एक बहुत इसका नॉमिनल पार्ट है, लेकिन चलें दरख्त से शुरू तो करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, दूसरी चीज़ें करें, कार्बन एमिशन करें। तो ये 5 स्टेप्स अगर हमने जितना जल्द से जल्द हमने कर लिए, मैं कहता हूँ हम 2050 नहीं 2030, 2035, 2040 में भी इसको हम अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपके प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है जो आपने लॉ फर्म का स्टार्ट किया है, लेकिन हम छोटे मोटे ऑडिट्स पर बहुत फोकस करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो इंसाफ के दायरे वहाँ पे लाखों केसेस पेंडिंग पर हैं। तो इस सिलसिले में एक आम आदमी को इंसाफ की फरहमी कैसे मुमकिन है? एक आम आदमी अगर आज आप इंसाफ लेने जाता है ना, शायद अगर मेरे दादा या नाना इंसाफ लेने गए होते तो उसका इंसाफ शायद मुझे मिल रहा होता, और वो भी उसकी गारंटी नहीं थी कि मुझे मिलता या नहीं मिलता। बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं। उसकी रीज़न बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। हमारी जो अदलिया है ख़ास तौर पे वो शायद आखिरी नंबर्स पे आती है इंसाफ देने के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट इंटरनेशनल इदारे ने उसको पब्लिश किया। अब हमारा फाउंडेशन इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? हमारा फाउंडेशन ये कर सकती है, जो हमने किया भी है, हमने अपनी फ्री लीगल डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें हम लोगों को फ्री लॉयर्स, फ्री लॉ कंसल्टेंसी, और हम उनको बता रहे हैं कि लॉ के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके भाई बहन उनके माँ बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद खा गए, वो बेवा हो गई, उसके पास पैसे नहीं है कि वो वसाइल चला सके, और वो गुर्बत की लकीर से नीचे। अगर उसको वो उसकी जायदाद मिल जाए, उसमें हिस्सा मिल जाए, जो कि इस्लाम हमें कहता है कि उस औरत को जायदाद मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चंद हज़ार, या उस चंद हज़ार जो हम एक डाइन इन पे उड़ा देते हैं, वो लोग उस पैसों के लिए उनके पास नहीं है तो वो जेलों में बैठे हैं, उनके पास समझ लें कि आज़ादी की जो ज़मानत थी मचल के जमा करवाने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर ये हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो उनकी ज़िंदगी किस तरह चेंज हो सकती है। अगर आज एक फैमिली है जिसके 8 लोग हैं, उसका एक शख्स जेल के अंदर बंद है, उसको सिर्फ 15-20 हज़ार चाहिए कि वो ज़मानती मचल के जमा करवाए और बाहर आ जाए, लेकिन उसे ये बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, उससे कौन बताएगा? वो बताएंगे तब। मसला ये है कि हमारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को एज अ पेशा बना लिया। इससे आप बहुत बड़ा सोशल वर्क कर सकते हैं। जो हमारे लॉयर्स हैं वो टॉप क्वालिटी के लॉयर्स हैं, और लोगों को इंसाफ दिलाने में इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का। जैसे कि आपने बताया कि आपके लीगल फर्म में सारे एक्सपर्ट्स हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सेकेंडरी और प्राइमरी की जितनी टीचर्स हैं उनमें से आधे के पास भी बीएड की डिग्री नहीं है। तो क्या तालीमी निज़ाम में बिगाड़ की यही वजह है? आप तो बीएड की डिग्री पे रो रहे हैं, क्या 90% टीचर्स को यहाँ पे टीचिंग की उनके पास डिग्री ही नहीं है, और हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमने फ़लाँ टीचर से पढ़ा है। टीचर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी माशरे की बुनियाद होते हैं। इसकी सीधी एग्जांपल ये है कि अगर आज आपके दांत में दर्द होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आँख का कुछ मसला होगा आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, या कोई और मसला होगा, कोई सर्जरी करवानी तो होगी, तो क्या आप बग़ैर डिग्री वाले डॉक्टर से सर्जरी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। इसी तरह जिस टीचर के पास टीचिंग की डिग्री ही नहीं है वो किस तरह टीचिंग कर सकते हैं? मैं कहता हूँ उन्होंने पीएचडी कर लिया इकोनॉमिक्स में, उन्होंने पीएचडी कर लिया, मास्टर्स कर लिया किसी और फील्ड में, लेकिन वो टीचर कैसे बन सकते हैं? हम कैसे अपने जो आने वाली जनरेशन है, मुस्तकबिल के नौजवानों का फ्यूचर उनके हाथ में कैसे दे सकते हैं जिस चीज़ की उनके पास डिग्री ही नहीं है? अब वो कहेंगे हमारा एक्सपीरियंस बड़ा हो जाता है, तो एक्सपीरियंस किसी को ख़राब करके ही हुआ होगा ना, उनके पास कोई डिग्री तो है नहीं।
और एक और बड़ी एक कॉमन चीज़ है, आपने सुनी होगी, आपका कोई दोस्त कज़न होगा या आपने भी किसी को मशवरा दिया होगा या आपने ख़ुद ये सोचा होगा कि फ्री टाइम है, मैं ऐसा करता हूँ कोचिंग पढ़ा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा लेता हूँ। और कई ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और नए आने वालों को मतलब पढ़ा रहे हैं वो लोग, ना उनको पता है टीचिंग कैसे होती है। तो ये तालीमी निज़ाम जो है हमारा वो प्राइमरी से ही बिगाड़ की तरफ जाता है, जिससे हमारे शुरू से ही बच्चे गलत ट्रैक पे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स खुद क्लियर नहीं है उन्हें करना क्या है। यही वजह है कि हमने कोई 77 सालों में यही वजह है कि हमने 77 सालों में जो हीरोज़ प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान के, वो हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। वो कोई 10, 15, 20, 25 से ज़्यादा नहीं है। क्या पाकिस्तान ये डिज़र्व करता था कि 77 सालों में सिर्फ हम 25 या 30 हीरोज़ प्रोड्यूस करें? नहीं, हमारी कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा थी। जो स्किल्ड थे, जिन्होंने चीज़ों को समझा, वो बाहर चले गए। जहाँ लोग काम ना ले सके वो बाहर जाके दुनिया को सर्व करें, तो क्या वो हमें नहीं कर सकते थे? लेकिन शुरू से ही अगर उनका टीचर अच्छा होता, उनकी पॉलिशिंग अच्छी होती, तो आज वो पाकिस्तान शायद किसी ग्लोबल पावर को टक्कर दे रहा होता। हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें 3 जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए, एक उर्दू मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है और एक मदरसा मीडियम है। आज एक मदरसा मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा उससे ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन यही उर्दू मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है वो उससे ज़्यादा सुपीरियर है। और जो इंग्लिश मीडियम एलीट क्लास का बच्चा है, OA लेवल्स वाला, वो समझता है शायद ये जो मदरसे वाला बच्चा ये गरीब है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, क्योंकि हमने इस तरह किया है, हमने 3 तालीमी निज़ाम हम चला रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारा एक करिकुलम हो, 1 विंडो ऑपरेशन हो और सारा जो तालीमी निज़ाम है वो एक उस पर चले? दुनिया के साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। क्या जो इंग्लिश मीडियम वाले, उनका कुरान पढ़ने का, इस्लामिक पढ़ने का या इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का हक़ नहीं है? क्या वो जो कुरान पढ़ रहे हैं और इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या उनका हक़ नहीं है इंग्लिश सीखें? तो इस ट्रेंड को हमने चेंज करना होगा कि कोई बच्चे की ये हमने उसको वो नहीं कर देना लेबल कि ये सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ेंगे, ये सिर्फ उर्दू ही पढ़ेंगे, ये सिर्फ कुरान ही पढ़ेंगे। तो हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। जो हमाद फाउंडेशन का स्कूल है बलूचिस्तान में, वहाँ एक ही स्ट्रक्चर चल रहा है। वहाँ उनको कुरान भी पढ़ाया जाता है, इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ भी कराया जाता है अगर किसी को करना हो, और उसको इंग्लिश उर्दू की तालीम और दुनियावी तालीम भी करवाई जाती है। आने वाले वक्तों में हम ये कोशिश करें कि अगर उनकी बेस बेहतर हो जाए तो हम उनको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT करवाएं, ताकि जो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल हो वो रोशन हो। और हमने पाकिस्तान से ही हीरोज़ ढूंढने हैं जो हमें 2050 तक एक अजीम मुल्क बनाएंगे। कोई बाहर से नहीं आएगा इस मुल्क को सुधारने के लिए। तालीमी निज़ाम में बिगाड़ की तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाता है अक्सर NGOs ब्लैक मनी को वाइट कर रही होती हैं। तो हमाद फाउंडेशन बात को कैसे यकीनी बनाता है कि इस कैटेगरी में फॉल ना किया जाए? देखिए, हमाद फाउंडेशन का जो जितना भी सेटअप है ना, वो पब्लिक है। हमाद फाउंडेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो पब्लिक हो चुकी हूँ, अगर पब्लिक नहीं हुई तो शायद होने वाली होंगी पब्लिक। हम ये करने वाले हैं कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक कर दिया लोगों के लिए, कि लोग देखें कि हमने साल में कितनी डोनेशन जमा की, कितनी इनकम आई और कितना एक्सपेंस लगा हमारा। और हमने सिर्फ एक्सपेंस लगा नहीं, वो एक्सपेंस कहाँ कहाँ लगा और किस किस को गया। ये एक ओपन फोरम है। हमाद फाउंडेशन जब लोगों से ओपनली डोनेशन डिमांड करता है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के सामने अपनी बुक्स पब्लिश करूं और लोगों को दिखाऊं कि आपका एक एक रुपया मैंने अपनी जिम्मेदारी, हमारी टीम ने अपनी जिम्मेदारी समझा है और उसको उस जगह खर्च किया है जहां उसको खर्च होना चाहिए था। सर्दियाँ आने वाली हैं, गैस हर घर से ही ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे बताएगा पाकिस्तान में नेचुरल रिजर्व्स भी हैं, तो आवाम ये मुश्किलात कब तक झेलती रहेंगी? पाकिस्तान में जो गैस का मसला है ना, वो कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। अक्सर आपने अपने दादा दादी या एक 3rd जनरेशन से सुना होगा जो लास्ट की गुजरी है, कि हम ना माचिस जला के जब गैस पे लगाते थे ना, तो हम गैस खुली छोड़ देते थे, इसलिए कि हमें इस तरह लगता था कि हम अपनी माचिस की तीली को वेस्ट ना करें। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा गैस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में हमने उस गैस को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान कभी भी रिसोर्सेज से जो है ना वो खाली नहीं रहा है। अभी भी हम एक रिसोर्स रिच कंट्री हैं, लेकिन हमें उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं आ रही, हमें नहीं पता उसको यूज़ कैसे करना है।
अगर आप कहते हैं ना बंदर के हाथ में डुगडुगी दे दिए, ये वही वाली बात है। हमारे हाथ में इतना बड़ा समझ लें सोने जैसी चीज़ है गैस, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है। बलूचिस्तान जहाँ से गैस आती है, बलूचिस्तान में गैस है ही नहीं। तो जो लोग हमें गैस दे रहे हैं, जिस सूबे से गैस आ रही है, अगर आप उसी को गैस नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ी समझ लें अफसोस की बात है। इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है गैस की वो ठीक नहीं है, गैस में चोरी है, लोड शेडिंग हो रही है, लोग बिल्स नहीं दे रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन किसको गैस जानी चाहिए किसको नहीं जानी चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रिसोर्सेज की मैं फिर कह रहा हूँ कमी नहीं है। अगर हमने सिर्फ अपनी रिसोर्सेज पे देख लिया, मिसमैनेजमेंट को ठीक कर लिया, करप्शन को ठीक कर लिया और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जो इसकी पाइपलाइंस हैं उनको रिपेयर करवा दिया, 6 महीने साल 2 साल का काम है, पाकिस्तान में गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमाद फाउंडेशन जो अपने एंड से काम कर रहा है, आपकी नज़र में पाकिस्तान में आपके अलावा और ऐसा कौन सा इदारा है जो इस तरीके से सर्व कर रहा है? देखिए, हमाद फाउंडेशन के अलावा जो इदारा मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने एक का नाम लिया है तो वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, क्योंकि वो ख़ुद मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ 75-80% सफ़ेद पोश नहीं कहना चाहिए, इंतहाई गरीब लोगों का बिल्कुल मुफ्त कैंसर का वो इलाज हो रहा है जो कि शायद अरबों तो नहीं करोड़ों रुपए में होता है। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है सिर्फ उस कैंसर का मर्ज़ पकड़ने के लिए, और इलाज उसके बाद उनका शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हुआ है। हम भी कोशिश करेंगे कि जो हम बलूचिस्तान में अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे रखें, क्योंकि वहाँ एक गरीब आदमी को नहीं पता कि मेरे बराबर में जो पेशेंट लेटा हुआ है या बच्चा लेटा हुआ है वो उसने शायद पूरी फ़ीस दी है, लेकिन जो मेरे साथ ही बच्चा है उसके पास शायद आने जाने का किराया भी उस हॉस्पिटल ने बेयर किया। तो ये जो हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, ये अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कैंसर डे हुआ था, उसमें उस हॉस्पिटल की एग्जाम्पल देकर दुनिया को बताया गया था, और ये दुनिया का शायद वाहिद हॉस्पिटल है, उस पूरी दुनिया को बताया गया कि ये हॉस्पिटल किस तरह काम कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ताकि दुनिया सीखे और सिर्फ कैंसर नहीं दूसरे फील्ड्स में भी जो है ना इस तरह के हॉस्पिटल बनाए जाएं। तो वो मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। लाहौर में ज़बरदस्त काम कर रहा है, पेशावर में भी है और अब तो इंशाल्लाह कराची में भी वो खुलने वाला है।